नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक पर। वो टॉपिक है व्हाट इज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, यानी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, टेक्निकली सही टर्म होता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को शेयर अरेंजमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें शेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए या फिर इस वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको अरेंजमेंट का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कॉर्पोरेट लॉ में अरेंजमेंट एक ब्रॉड टर्म होता है। इसका मतलब होता है कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर है या फिर जो क्रेडिटर है ना, उनके बीच एक स्ट्रक्चरल एग्रीमेंट होता है। और ये सारी प्रोसेस है ना, अंडर द कंपनी एक्ट के अनुसार होता है। देखिए, ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या फिर जो शेयर अरेंजमेंट है, वो एक लीगल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होता है। इसमें कंपनी शेयर कैपिटल, बिजनेस स्ट्रक्चर, होल्डिंग पैटर्न और एसेट एंड लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करती है। इसमें हो सकता है जो भी कंपनी है, अगर वो कॉर्पोरेट एक्शन लागू करती है, जैसे कि मर्जर, डीमर्जर, शेयर स्वैप, कैपिटल रिडक्शन, होल्डिंग सब्सिडरी रीशफल, तो ये है ना एनसीएलटी अप्रूव प्रोसेस होता है। सिंपल वर्ड में कहूं तो ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होता है ना, सिंपल इस कंपनी का जो इक्विटी स्ट्रक्चर होता है ना, उसको रीडिजाइन किया जाता है। तो चलिए, सिंपल एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि शेयर अरेंजमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, ओके। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ए कंपनी। उस कंपनी के 3 बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विस, रियल एस्टेट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि 3 बिजनेस में से एक बिजनेस को अलग कर दिया जाए, और वो बिजनेस है आईटी सर्विसेज बिजनेस। तो देखिए, ए कंपनी अब बी कंपनी बनाना चाहती है, मतलब कि ए कंपनी से जो बिजनेस है उस कंपनी को आईटी कंपनी बनाना चाहती है, ओके। तो अब क्या होगा, जिसके पास भी ए कंपनी के शेयर्स है, मतलब कि अगर आप ए कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो बी कंपनी जैसे ही आईटी सर्विस बनेगी, तो बी कंपनी मतलब आईटी सर्विसेज के पहले से जो शेयर होल्डर है उसको बी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। मतलब कि ए कंपनी का भी वो शेयर होल्डर होगा और बी कंपनी का भी शेयर होल्डर होगा। इसे कहते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जैसे डीमर्जर टाइप। आई होप समझ में आया होगा कि शेयर अरेंजमेंट क्या होता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर अरेंजमेंट की, यानी कितने तरह के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है मर्जर थ्रू अरेंजमेंट, सेकंड होता है डीमर्जर थ्रू अरेंजमेंट, थर्ड टाइप होता है कैपिटल रिडक्शन, फोर्थ टाइप होता है शेयर स्वैप अरेंजमेंट, और फिफ्थ टाइप होता है होल्डिंग स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट। तो अब हम बात करते हैं मर्जर थ्रू अरेंजमेंट की। देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 कंपनी है, एक है एबीसी लिमिटेड, दूसरी है एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी, ओके। तो ये दोनों कंपनी है ना एक ही सेक्टर की होती है, मतलब कि एबीसी लिमिटेड भी आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर की कंपनी होती है। तब जाकर एबीसी लिमिटेड कंपनी एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी को मर्ज कर सकते हैं, यानी एक्वायर कर सकती है। तो इसमें कैसा होता है, मर्जर थ्रू अरेंजमेंट में 2 कंपनी कंबाइन होती है, और एबीसी लिमिटेड कंपनी है ना एक्सवाईजेड लिमिटेड को कैश के फॉर्म में खरीदती नहीं है। मतलब कि एबीसी लिमिटेड कंपनी शेयर स्वैप के थ्रू एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी को खरीदेगी, और इससे क्या होता है, ओल्ड कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, मतलब कि दोनों कंपनी कंबाइन हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। वो टाइप है डीमर्जर थ्रू अरेंजमेंट। देखिए, डीमर्जर थ्रू अरेंजमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए एक कंपनी और इस कंपनी के 2 बिजनेस हैं, ओके। और ये कंपनी है ना आईटी सेक्टर में भी रन कर रही है, और एफएमसीजी सेक्टर में भी ये कंपनी बिजनेस रन कर रही है। हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर का जो बिजनेस है इसका स्ट्रांग हो, और आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है वो वीक हो, ओके। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है पता है, या फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि दोनों बिजनेस को अलग किया जाए, और आईटी सेक्टर की अलग कंपनी बनाई जाए और एफएमसीजी सेक्टर की अलग कंपनी बनाई जाए। इसी चीज को बोला जाता है डीमर्जर। तो इसमें कैसा होता है, शेयर होल्डर को
न्यू कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। सिंपल वर्ड में कहूं तो एक कंपनी अपना एक डिवीजन अलग करती है। थर्ड टाइप है कैपिटल रिडक्शन। देखिए इसमें कंपनी है ना अपने शेयर कैंसिल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी, ओके, और वो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस कर रही है, यानी उस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो नीचे गिर रही है, उस कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है, मतलब कि वो कंपनी अपना लॉस एडजस्ट करने के लिए कैपिटल रिड्यूस करती है। फोर्थ टाइप होता है शेयर स्वैप अरेंजमेंट वाला। देखिए इसमें कैसा है, कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो वो कंपनी एक्वायर करने के लिए कैश देने के बजाय वो कंपनी अपने शेयर्स उनको देती है, यानी दो कंपनी के बीच में शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। सबसे लास्ट टाइप होता है होल्डिंग स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट। देखिए ग्रुप कंपनी को सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरनल अरेंजमेंट किया जाता है, तो ये होता है होल्डिंग स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। वो टॉपिक है कंपनी शेयर अरेंजमेंट क्यों प्रेफर करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिगनर के लिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है लीगल प्रोटेक्शन। देखिए जो भी कंपनी शेयर अरेंजमेंट करना चाहती है तो ये शेयर अरेंजमेंट है ना कोर्ट अप्रूव प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को ट्रिब्यूनल अप्रूव करता है, मतलब कि इंडिया में एक ट्रस्ट है जिसे एनसीएलटी से जाना जाता है। अगर एनसीएलटी अप्रूव देती है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी कंपनी शेयर अरेंजमेंट कर रही है वो लीगली बाइंडिंग है, और ये लीगली बाइंडिंग सिर्फ उस कंपनी के स्टेक होल्डर के लिए किया जाता है। अगर उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर है यानी शेयर होल्डर है, अगर वो अप्रूव करे या फिर ना करे, अगर उसमें से कुछ लोग अगर एग्री करते हैं, मतलब मेजोरिटी में ज्यादा लोग अप्रूव करते हैं, तो शेयर अरेंजमेंट हो सकता है। इससे डिस्प्यूट कम होते हैं और प्रोसेस सिक्योर बन जाती है। सेकेंड रीजन है टैक्स इफिशियंसी। देखिए कंपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या फिर शेयर ऑफ अरेंजमेंट इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि कई केस में ये टैक्स इफिशिएंट होता है। अगर कंपनी प्रॉपर कंडीशन फॉलो करती है और वो फॉलो करने के बाद अगर कंपनी मर्जर या डीमर्जर करती है तो उन कंपनी को है ना टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां मर्जर या डीमर्जर भी करती है। इस वजह से कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। देखिए जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है ना तो उस कंपनी का जो डायरेक्ट एसेट सेल होता है उसी पर ही टैक्स लगता है। इसीलिए कंपनी है ना शेयर अरेंजमेंट का रूट फॉलो करती है। थर्ड रीजन है स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग। देखिए जो भी लार्ज ग्रुप वाले होते हैं जैसे कि विप्रो या रिलायंस या फिर एचसीएल टेक, इस तरह की जो लार्ज ग्रुप है यानी लार्ज कैप कंपनीज है, उसमें स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग होता है यानी शेयर अरेंजमेंट होता है। तो उसमें होल्डिंग है ना सब्सिडरी रीशफल होता है, बिजनेस सेग्रेशन होता है और आईपीओ प्रिपरेशन होता है। तो अरेंजमेंट स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन देता है वो उन कंपनी को। फोर्थ रीजन है शेयर होल्डर अप्रूवल फ्रेमवर्क। कभी कभी कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर पर आईटीसी कंपनी, ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ये कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है, लेकिन सारे बिजनेस आईटीसी कंपनी में आते हैं। और आईटीसी के दो बड़े सेगमेंट है, एक है एफएमसीजी सेक्टर, दूसरा होटल। तो देखिए ये दोनों बिजनेस रन करने के लिए पैसा लगता है, लेकिन इन दोनों कंपनी की जो रियल वैल्यू है ना वो मार्केट में रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं होती है। इस वजह से कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर प्रमोटर है वो डिसीजन लेता है कि कंपनी डीमर्जर करे, और डीमर्जर की वजह से उस कंपनी में शेयर अरेंजमेंट होता है। तो डीमर्जर होने की वजह से उस कंपनी की या फिर उस कंपनी में जितनी भी कंपनी है ना उन सारे बिजनेस की ट्रू वैल्यू सामने आती है। इससे उस कंपनी का जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो उसमें
उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो सारे वोट करते हैं और मेजोरिटी अप्रूव हो, तब उस कंपनी का जो शेयर अरेंजमेंट है वो लीगली वैलिड हो जाता है, यानी अरेंजमेंट स्ट्रक्चर लीगली वैलिड हो जाता है। सबसे लास्ट रीजन है डेब्ट एंड लायबिलिटी रीअलाइनमेंट। कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस में, तो वो कंपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी शेयर ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू अपना डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है, और उसमें होता है रीपेमेंट का जो टर्म है वो चेंज होता है। अगर कोई भी कंपनी बिजनेस रन करना चाहती है तो कंपनी ना बैंक से लोन लेती है, और लोन प्रीमियम मिलता है क्या, वो इंटरेस्ट रेट पर कंपनी को लोन देती है, तो वो इंटरेस्ट रेट है ना डेट रिस्ट्रक्चरिंग में रिड्यूस होता है। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही है तो वो कंपनी क्या करती है, जो भी डेट लिया है उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करती है। इस वजह से वो कंपनी बैंकरप्सी होने से बच जाती है, और बहुत सारी कंपनियां ये स्मार्ट ऑप्शन चूज करती है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपने देखा होगा जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट अनाउंस करती है तो उस अनाउंसमेंट की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो उसके पीछे कई रीजन होते हैं, तो उस रीजन की वजह से वो कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। तो शेयर अरेंजमेंट है ना, ये एक न्यूट्रल टूल होता है। तो शेयर अरेंजमेंट की वजह से उस कंपनी का जो रिएक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है उस कंपनी के स्ट्रक्चर पर। तो चलिए हम उन नेगेटिव रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है डायलूशन फियर। जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो उसमें वो कंपनी न्यू शेयर इशू करती है, और कंपनी स्वैप रेशो से उस कंपनी के शेयर्स इंक्रीज हो सकते हैं, और उस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के जो परसेंटेज वाइज शेयर होल्डिंग है वो कम हो जाती है शेयर अरेंजमेंट की वजह से। तो देखिए, किसी भी कंपनी का ईपीएस है ना, यानी अर्निंग पर शेयर, वो देखना होता है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर किसी भी कंपनी का शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं और प्रॉफिट सेम हो रहा है, और उस कंपनी का अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर गिर रहा है, तो मार्केट को डाइल्यूशन पसंद नहीं आया है, जिस वजह से मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होता है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। सेकेंड रीजन है अनफेयर स्वैप रेशो। देखिए, जो भी कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो उसमें शेयर स्वैप रेशो होता है, और शेयर स्वैप रेशो के थ्रू उस कंपनी के शेयर है ना इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से बहुत सारी कंपनियां ना मल्टी बिजनेस रन करती है। तो उसमें से अगर कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो कभी अरेंजमेंट में एक कंपनी को ओवर वैल्यू कर दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक कंपनी है, ओके। अब उस कंपनी की दो कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी, दूसरी है पेरेंट कंपनी। तो वीक सब्सिडरी कंपनी है जो, उसको स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी में मर्ज कर दिया जाता है, दोनों कंपनी को ऐड कर दिया जाता है, वो भी हाई वैल्यूएशन पर। तो मार्केट बोलेगा ये जो शेयर होल्डर है उसके अगेंस्ट है, तो जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। थर्ड रीजन है डेप्ट डंपिंग फियर। जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो उस कंपनी के अगर मल्टीपल बिजनेस है तो उसमें से कुछ कंपनी ऐसी होती है जिस कंपनी पर हाई डेप्थ होता है, यानी वो हाई डेप्थ बिजनेस होता है और वो कंपनी लॉस मेकिंग होती है। तो इस वजह से वो कंपनी क्या करती है, एक साइड शिफ्ट कर देती है इस तरह की कंपनी को। अगर मार्केट को लगे कि कंपनी वीक एसेट को एब्जॉर्ब कर रही है तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। फोर्थ रीजन है प्रमोटर एडवांटेज सस्पिशियन। देखिए, जब कोई कंपनी अगर शेयर अरेंजमेंट कर रही है तो शेयर अरेंजमेंट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर उस कंपनी का जो प्रमोटर है उसे इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, तो जो मार्केट के या फिर उस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो इस तरह की रिस्क को देखकर वो एग्जिट कर सकता है। मतलब कि जो इस तरह की कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टिंग निकाल लेते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में पैनिक सेलिंग आती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है।
सबसे लास्ट रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टिनिटी। देखिए जो भी कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है ना, तो शेयर अरेंजमेंट का प्रोसेस होता है, सबसे पहले एनसीएलटी अप्रूवल लेना होता है, फिर उसके बाद उस कंपनी के जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी वोटिंग के थ्रू अप्रूव लेना होता है, फिर कोर्ट डिले होता है, इंप्लीमेंटेशन रिस्क होता है। तो देखिए मार्केट को है ना अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं, वो सीधे साधे लोग हैं, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट दिखना चाहिए। तो अगर मार्केट में किसी भी स्टॉक को रिलेटेड अनसर्टेनिटी दिखाई देती है तो इन्वेस्टर ना उस कंपनी से एग्जिट हो जाते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के स्टॉक में पैनिक सेलिंग देखने मिलती है, मतलब कि उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि कोई कंपनी जब शेयर अरेंजमेंट करती है तो उस वजह से उस कंपनी के शेयर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, मतलब कि जैसे ही कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट अनाउंस करती है तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसे होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आज हम उन्हीं रीजन को समझने की कोशिश करने वाले हैं। फर्स्ट रीजन है वैल्यू अनलॉकिंग। ये सबसे पावरफुल रीजन होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी जो मल्टीपल बिजनेस रन करते हैं, उसमें से एक कंपनी है आईटीसी। तो आईटीसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इस कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है। देखिए ये आईटीसी कंपनी ना एफएमसीजी और होटल सेक्टर में काम करती है। तो जब इन दोनों कंपनी को प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो ये दोनों है ना कंबाइन शो करते हैं, तो जिस वजह से उस कंपनी को लो वैल्यूएशन मिलता है। तो इस वजह से इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो क्या करते हैं, डीमर्जर अनाउंसमेंट करते हैं। डीमर्जर के बाद एफएमसीजी सेक्टर वाली कंपनी और होटल सेक्टर वाली कंपनी दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर अलग अलग लिस्टेड हो जाती है, जिस वजह से दोनों कंपनी के वैल्यूएशन अलग अलग हो जाता है। सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन ज्यादा हो सकता है। इस वजह से इस चीज को मार्केट है ना पॉजिटिव लेता है और उस वजह से उस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। सेकेंड रीजन है स्ट्रेटेजिक फोकस। जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो उसके बाद उस कंपनी का जो कोर बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा प्रमोटर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कोर बिजनेस पर फोकस करती है और उस कंपनी का जो नॉन कोर बिजनेस है ना उसको कम फोकस करती है और नॉन कोर बिजनेस उस कंपनी से रिमूव हो जाता है, जिस वजह से उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है या फिर इंप्रूव हो सकती है। तो जो उस कंपनी के जो स्मॉल इन्वेस्टर है या फिर बिग इन्वेस्टर है ना, उन्हें इस बिजनेस को लेकर क्लियरिटी मिलती है और क्लियरिटी को वो रिवॉर्ड करते हैं और जिस वजह से उस कंपनी के शेयर्स में डिमांड क्रिएट होती है। और जब किसी भी कंपनी के शेयर में डिमांड क्रिएट होती है तो आपको पता ही होगा क्या होता है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है, यानी अपसाइड भागता है। थर्ड रीजन है डेप्थ रिडक्शन। देखिए जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो शेयर अरेंजमेंट के थ्रू उस कंपनी का डेप्थ रिस्ट्रक्चर हो जाता है या फिर उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रांग क्रिएट हो जाती है और उस वजह से उस कंपनी का रिस्क है ना कम हो जाता है। जब रिस्क कम होता है तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। फोर्थ रीजन है सिनर्जी एक्सपेक्टेशन। देखिए अगर शेयर अरेंजमेंट मर्जर टाइप का होता है तो उसमें है ना 1+1=3 एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब कि कॉस्ट सेविंग, मार्केट एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर वो कंपनी फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ अच्छी दिखा रही है तो फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ उस कंपनी के प्राइस पर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करेगी तो इन्वेस्टर उस तरह की कंपनी में अट्रैक्ट होते हैं और वो इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस और ऊपर जाता है। सबसे लास्ट रीजन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। देखिए जब कोई कंपनी शेयर अरेंजमेंट करती है तो उसमें ना क्रॉस होल्डिंग रिमूव हो जाता है और उस कंपनी का जो पहले स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था वो शेयर अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होता है और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है। अगर किसी भी कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है अगर वो अच्छा है ना तो लोग है ना उस तरह की कंपनी में ट्रस्ट दिखाते हैं। ट्रस्ट दिखाते हैं मतलब उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने की वजह से
उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस स्टॉक का प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है।